फुल रैली में आपने एक चीज नोटिस करोगे, ऐरा गैरा नत्थु गैरा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी मेक्स मनी, और हर बंदे को लगता है मैं एक्सपर्ट हूं। मुकेश अंबानी बिकेम रिच नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जियो बट टाइमिंग ऑफ जियो। म्यूचुअल फंड के ओनर हमारे देश के जितने भी बड़े फाइनेंशियल कांड हुए उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उनका नाम कभी भी नहीं आता। सैलरीड वाले बंदे को लगता है बिजनेसमैन वालों की क्या लाइफ है, बिजनेसमैन को लगता है कंटेंट क्रिएटर की क्या लाइफ है, कंटेंट क्रिएटर को लगता है ट्रेडर की क्या लाइफ है, ऑप्शन ट्रेडर को लगता है सैलरी मिल जाए तो मजा। सोच है। जैसे एक सिंपल सा है, किसी को बोलते हैं ना कि भैया अगर तुमने 1 करोड़ कमा लिया तो क्या करो, अरे यार 1 करोड़ तो मैं तो फिक्स डिपॉजिट करा के जीवन पे, सोच वहीं पर रह गई। कभी सोचा है क्यों बड़े लोग लग्जरी वॉचेस रखते हैं? वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट लग्जरी वॉचेस इज वाइल अदर वॉचेस उनका प्राइस डिप्रिशिएट होता है, लग्जरी वॉचेस के अप्रिशिएट होते हैं। और आप उसको यूज भी कर लिया आपने। वो रेयर है जो 80 करोड़ की घड़ी अंबानी जी के बेटे ने पहनी हुई है, वो आज 80 करोड़ है, वो कल 160 करोड़ में रशिया में किसी बड़े बिजनेसमैन को बेच सकते हैं। ये कोई नहीं सोच रहा। और दूसरी चीज है जो एक होता है सफेद धन और दूसरा इसका अपोजिट क्या होता है, कमेंट्स में बताना। तो इसको पार करने के इनसे बढ़िया जरिया क्या हो सकता है? ये आगे बेचनी है तो कैश में घड़िया, पेंटिंग्स हो गए, इवन सम यॉट्स। टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत मिल जाते हैं। जैसे यॉट का आपको पता है बड़े लोग यॉट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बड़े लोगों का एक बहुत बड़े कुछ ट्रीटीज हैं कुछ कंट्रीज में, हमारे देश के इंटरनेशनल वाटर्स पे हमारे इधर की कोई भी एजेंसी उस पे हक नहीं जमा सकती। तो वहां पर कुछ ऐसे यॉट्स रखे हुए हैं जिसपे उन्होंने पूरी, बड़े लोगों ने इतनी कैलकुलेशन, जियोग्राफिकल कैलकुलेशन, क्लाइमेटिक कैलकुलेशन के अगले 30 साल तक कोई सुनामी तो नहीं आ जाएगी, सारी चीजें बड़े साइंटिस्ट को बिठा के करी है। क्योंकि उस एक एक यॉट की कीमत तो चलो 800 करोड़ है, लेकिन उसके अंदर जो पेपर्स रखे हुए हैं वो हजारों करोड़ के। और प्रॉपर आइलैंड्स हैं ऐसी जगहों पे जहां वो पार्क किए जाएंगे। उनमें से कुछ आइलैंड्स तो हमने बात करी है डुंडुनबर्ग रिपोर्ट के पास, और ऐसे भी 99% से ज्यादा यॉट्स उन्हीं आइलैंड पे रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि उन आइलैंड के लॉज अलाउ नहीं करते, बाकी वो सबको पता ही है सब। एंड दैट इज व्हाई काफी सारे हम लोग इधर तक सोच रहे हैं, लोग इंटरनेट। आपको क्यों लग रहा है हमारे देश के सबसे ज्यादा मिलियनर्स हमारे देश छोड़ के क्यों जाते हैं? उसके 3 रीजन है। पहला रीजन है कि हमारे देश का टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा है। बहुत लोगों को लगता है, मतलब एक बार ना मुझे एक जन ने पूछा था कि भाई तुम लोग अपना ब्रोकरेज क्यों क्लेम कर रहे हो, तुम लोग तुम्हारा ये छोटे एक्सपेंसेस क्यों क्लेम करो, बड़ा आदमी तो कभी क्लेम नहीं करेगा। बॉस, जब आप 5 करोड़ के ऊपर जाते हो तब एक एडिशनल सेस लगता है जो पूरे अमाउंट पे लगता है। आप एक तरीके से समझ जाओ 42% आप गवर्नमेंट को देते टैक्स बन जाता है। और वो छोड़ो, अगर आपने सर्विसेज दी उसका 18% जीएसटी के साथ जाता है। इसका मतलब जिस दिन आप 5 करोड़ कमाते हो, जिस दिन कमाओगे वो आपके अकाउंट में 2.5 करोड़ आने वाले, तब आपको दिल पे दर्द लगेगा कि क्यों करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। और अब आपको समझ में आएगा क्यों हमारे देश के सबसे बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाते हैं। बिकॉज ट्रेडर अगर रहेगा तो 42% उसको देना ही है, लेकिन वो अगर दूसरे तरीके से कमाएगा तो 1% तो देना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज कैलकुलेटेड एट 10%। और वो भी रिसेंटली लगा है, उससे पहले तक तो जीरो था। मतलब बंदा 600-800 करोड़ कमाता था, जीरो। तो ऐसा नहीं है कि बंदे को ट्रेडर नहीं बनना था। और इसीलिए बहुत सारे प्रमोटर्स छाती ठोक के बोलते हैं कि हम सैलरी नहीं लेते हैं। क्या करेंगे? इसीलिए काफी सारे प्रमोटर 1 रुपए की सैलरी लेते हैं। क्या करेंगे वो सैलरी लेके? वो टैक्स लग दूसरा भी रीजन है। पहले क्यों लेते थे? अच्छा, आपने देखा होगा किसी भी हमारे देश में बहुत सारे बड़े सीईओ बोलते हैं हम तो 1 रुपए सैलरी लेंगे, हम तो, और पीपल आर लाइक सोच, अरे यार तो भगवान भला मानुस हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए है। डिविडेंड से 600 करोड़ जा रहे हैं उनके अकाउंट में, 800 करोड़। तो बॉस कंपनी उठा रही है, कंपनी उठा रही है। डिविडेंड टैक्सेशन तो अभी 2-3 साल से चालू हुआ है। हाँ। 600 करोड़ फ्री का पैसा मिल रहा था। तो जहां पर आम इंसान की सोच भी नहीं चलती, वहां पर ये लोग सोच के चलते हैं, ट्रस्ट में पैसा लगा रहे हैं। तो दुबई लोग इसलिए जा रहे हैं सबसे ज्यादा। पहला, हमारा टैक्स सिस्टम फेवरेबल नहीं है। दूसरा, वहां पर ओपन फॉर बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज्यादा। इतना ज्यादा रेगुलेशन और ये नहीं है भाई तुम बिजनेस बढ़ाओ, देश बढ़ेगा, तुम बढ़ोगे हम बढ़ेंगे, ये सिंपल सी चीज है। तीसरा, इनोवेशन को वहां पर सबसे ज्यादा माना जाता है। हमारे देश में अगर कुछ भी इनोवेटिव आता है, या तो उस पर रेगुलेशन आ जाता है, या तो उसके ऊपर एक 28% का टैक्स लग जाता है एक्स्ट्रा, या तो फिर अचानक से वहां पर हो जाता है कि भैया इसको बैन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि विदेशी चीज है, 2008 में बनी हुई थी, इसको काफी क्रिप्टिक तरीके से कहा जाता है, तो कुछ ऐसा टैक्स लगा दो कि भैया खत्म ही हो जाए, ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दो कि प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे अपने। तो ये दिस इज द रीजन क्यों मैक्सिमम लोग दुबई भाग जाते हैं, मिलियनर्स। अच्छा, अपन काफी सारे कॉर्पोरेट जो स्कैम्स कह सकते हैं हम जिनको, या और कुछ चीजें बोल दीजिए, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट स्कैंडल्स। हाँ, स्कैंडल्स 3 मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फेमस हुए, या जिसमें जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड है। हाँ। सबसे पहला तो यस बैंक है, दूसरा आइडिया है, और एक तीसरा अभी अभी बन रहा है जो स्टॉक काफी ज्यादा भाग रहा है, हवा से पावर निकालने वाला। सुज़लॉन। जी। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, थोड़ा डीप में जाके अगर आप बताओ कि क्या हुआ था
और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, दोनों भी चीजें? यार देखो, हो सकता तो भगवान जानते हैं। देखो फ्यूचर किसी भी स्टॉक का प्रेडिक्ट सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं। हाँ। एक होता है भगवान और दूसरा होता है लायर। इसके अलावा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। केपी कर सकता है, एसएस भी कर सकता है। एसएस का एक बहुत बड़ा बढ़िया एक चीज़ इनने एक इंटरव्यू में पूछा था, उन्होंने बहुत सही चीज़ कही थी कि उन्होंने कहा था कि बोले यार कोई स्टॉक 2x या 3x होगा साल 2 साल में, ये हम कर सकते हैं फंडामेंटल और इस पे, लेकिन 30x होना इज अ स्ट्रोक ऑफ लक एंड स्पेकुलेशन। 30x इतना आसान नहीं है। तो चलते हैं एक एक करके आपके कवर करते हैं। सबसे पहले यस बैंक करते हैं। आज से ठीक कुछ साल पहले हमारे देश के 35% 35% यूपीआई ट्रांजैक्शंस का श्रेय जाता था यस बैंक को। अगर आप बात करें 19,000 लोगों की वर्कफोर्स काम करती थी। हमारे देश की 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक रहती थी यस बैंक। हर एनालिस्ट इसके लिए एक पॉजिटिव रिव्यू देता था। मैं बता दूं, जितने भी लोगों के यूपीआई आईडी में @YBL आता है वो वहीं Yes से जा Bank रहा का है। तो आप समझो कि हर बंदा इसके लिए पॉजिटिव है और अच्छा परफॉर्म भी करा था। सिंगल डबल डिजिट से ये 400 प्लस पे अगर जा रहा है तो शेयर हैज परफॉर्म्ड वेल, फंडामेंटली सब कुछ सही है। सवाल ये उठता है कि यस बैंक में गड़बड़ क्या हुई फिर। तो इसकी नींव अगर आप देखो 2004-5 के आसपास चलते हैं, तो उस समय पे इनके 3 प्रमोटर थे। लोगों को लगता है 2 या 3 प्रमोटर थे। तो एक तो राणा जी, मुझे माफ करना, ठीक है, उनके साथ अशोक जी करके एक थे जिनका दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग द 9/11 अटैक्स। और 9/11 अटैक्स के बाद जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी वाइफ ने, अशोक जी की वाइफ ने भी बहुत कॉर्पोरेट लीगल वॉर्स चालू किए थे प्रमोटर्स के बीच में कि भैया ये गलत तरीके से स्टेक्स राणा जी ने लेके रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। ऐसे बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ था, ये ड्रामा हुआ था, कॉर्पोरेट ड्रामा हुआ था। और एक थे वो स्टार्टिंग में ही थोड़ा जल्दी छोड़ के निकल गए थे। तो राणा जी ऐसे नहीं थे कि ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, विदेश से MBA किया हुआ है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए हैं, उनको सारी चीज़ें पता थी किस तरह से मैनेज करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है। तो हमारे देश में आने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और देखते ही देखते एक डेढ़ डिकेड में ये हमारे देश की 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गई थी। ओके। बट जब यूफोरिया चलता है तब हम ये नहीं सोचते लॉजिक लगा के कि क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण ये बढ़ रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो बैलेंस शीट खोल के देखते हैं, बहुत कम लोग तर्क करने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज क्यों ऊपर बढ़ रही है। जिस दिन हम लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया कि कोई चीज अचानक से इतना ज्यादा क्यों बढ़ रही है, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दैट इज वेयर क्या हो गया कि यस बैंक क्यों बढ़ रही थी, उसका सबसे पहला रीजन था बिकॉज राणा जी बहुत तेजी से अपने कंपनी को ग्रो कराना चाहते थे। उसके कारण वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोन्स प्रोवाइड करते थे। व्हाट इज टॉक्सिक लोन्स? जो आपको पता है कि सामने वाला शायद रिटर्न नहीं कर पाएगा, आप उनको दे सकते हो। हाई रिस्क लो रिटर्न, नो रिटर्न ये वाला। तो अब इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इन लोगों ने लोन किन किन को दिए थे। ADAG, जिसके बारे में हमने बात करी है, ADAG का फुल फॉर्म लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। 3,000 करोड़ का लोन जो आज तक कभी वापस नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। DHFL आपको पता, हवाले निकल गए, चाहिए तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उस पर डिस्कस कर लेंगे उसका। CCD, बाय द वे एक बहुत बड़ा कैच बताता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जब CCD के ओनर का हमको न्यूज़ आया सुसाइड का, तो ये सुसाइड था। आप जान के हैरान हो गए, शायद सुसाइड नहीं था। क्योंकि कैसे हो सकता है कि मेरा एक मित्र को 2 दिन पहले, एक बड़ौदा का मित्र था, उसको 2 दिन पहले ये पता था कि ये शायद नहीं रहने वाले। न्यूज़ में तो 2 दिन बाद आई थी। उसने मेरे को कॉल करके, बंदे ने बड़ौदा से मेरे को कॉल करके बताया कि भैया इस कंपनी का ओनर 2 दिन बाद नहीं रहेगा। मैं बोला पागल है क्या भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 दिन बाद जब मैं खबर देखता हूँ, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई है। क्या क्या गेम चल रहा है, खैर छोड़ो। तो नहीं, सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है ये, बहुत चीज़ें इंटरनल क्या चलता है लोगों को पता ही नहीं। एनीवेज, तो CCD को लोन दिया हुआ है, DHFL को लोन दिया हुआ है। आप इस तरह के लोन दे रहे हो तो वो वैसे भी आने नहीं वाले हैं। तो ये टॉक्सिक लोन, NPS बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो वो फास्ट एक्सपांशन के चक्कर में इसको दिया, उसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, सबको दे के ऊपर जा रहे, विदाउट अप्रूवल्स भी चलते जा रहे, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता है। उसके बाद क्या हो गया, 2017 में ये खुलासा होने वाला है। RBI के पास बार बार खबर जा रही है। पहले एक फॉरेन एजेंसी थी, आई थिंक सो UBS थी, UBS ने एक रिपोर्ट निकाला कि भैया हमारे इंडिया का एक 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसमें डाइवर्जेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा